हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ ऋतु जायसवाल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12th स्टैंडर्ड के लिए नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों, ये बुक का फर्स्ट चैप्टर है जो आपका बुक का ही प्रिंट है। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें मैंने हाईलाइट कर दी है, आप वो पढ़ सकते हैं और साथ में मैं आपको समझाती भी जाती हूँ। मैनेजमेंट पहले मैंने आज टॉपिक कवर किए हैं, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन एंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट डू मीन बाय मैनेजमेंट? मैनेजमेंट क्या होता है? तो बच्चों, ये समझना जरूरी है पहले कि मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट become essential to achieve its objective with the help of others। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट है किसी भी चीज को मैनेज करना। आप कोई बिजनेस करना चाहते हो या आपका कोई ऑब्जेक्टिव है, तो आप चीजों को किस अकॉर्डिंग मैनेज करो। पहले मैनेज करके एक प्लानिंग करो, फिर उसे ऑर्गेनाइज करो, तो उसको ही बोलते हैं मैनेजमेंट, कि आपने चीजों को किस तरीके से मैनेज किया है। कई बार होता है कि आप अगर बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हो तो आप अकेले जिम्मेदार नहीं होते, अकेले पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। इसलिए आप क्या करते हो? ह्यूमन रिसोर्स लेते हो, दूसरे लोगों को हायर करते हो और उनके थ्रू उनको मैनेजर्स बनाते हो और उनके थ्रू अपना काम करवाते हो। तो वो आपको डायरेक्शन देते हैं और वो आपको अपने आइडियाज बताते हैं, सजेशन देते हैं और आप उस अकॉर्डिंग काम करते हो। तो ये जो दूसरों से काम कराने का तरीका है, दैट इज नोन एज मैनेजमेंट, कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से मैनेज किया, किस तरीके से टुकड़ों में बांटा है, ताकि आप वो ऑब्जेक्टिव हासिल कर सके, यानी वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। तो हम चलते हैं, मैनेजमेंट बिकम इसेंशियल टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव विद द हेल्प ऑफ अदर्स, यानी दूसरों की हेल्प लेकर आप अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे लेस अचीव कर सकते हो, वो ही क्या है? मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट ट्राइज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। आपको क्या होना चाहिए? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, कि आपके सेटिस्फेक्शन का हायर लेवल आ जाना चाहिए। कैसे? यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज, कि आप कम से कम रिसोर्सेज को यूज करो और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाए। अब इसमें पहला पॉइंट दे रखा है, व्हेन मोर देन वन पर्सन जॉइन हैंड्स टुगेदर इन अ सिस्टमैटिक मैनर टू कंप्लीट अ वर्क, यानी एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे लोग मिलकर जब जॉइन हैंड कर लेते हैं, तो वो वर्क क्या कहलाएगा? मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, यानी आप उस काम को क्या कर रहे हो? सिस्टमैटिकली कर रहे हो, एक प्रॉपर मैनेज वे में कर रहे हो। A need of planning and delegation of authority and responsibilities arise। मैनेजमेंट से क्या होता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी अथॉरिटीज को दूसरों को क्या कर सकते हो? डेलीगेट कर सकते हो, दूसरों को ट्रांसफर कर सकते हो, और आपके जगह वो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके लिए वो काम करे। उसके लिए ऑफ कोर्स वो आपसे कुछ फीस लेगा, कुछ चार्जेस लेगा, वो सब एक बिजनेस का पार्ट है। ये सब हम आगे देखेंगे। तो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट किस काम आता है? टू प्रोवाइड अ डायरेक्शन, टू कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज, टू वर्क एज पर प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। जैसे मैंने डिसाइड किया है, मैंने सोचा कि मैं एक बड़े लेवल पे बिजनेस करूं और उस बिजनेस के लिए मुझे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, हो सकता है उस बिजनेस के लिए मुझे हेल्पर्स चाहिए, हो सकता है उस बिजनेस के लिए मुझे सीईओ चाहिए। तो वो सब लोग जो मैं हायर करूंगी, उन सबको एक ग्रुप में बैठाकर हम सब मिलकर एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे, प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करेंगे, तो वो कहलाएगा आपका मैनेजमेंट। तो यही है आपके मैनेजमेंट और यही आपके फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ पे आपकी बुक में कुछ डेफिनेशंस दे रखी है, उस पर चलते हैं। दैट इज 1.1 मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। तो एज पर ऑल एक्सपर्ट्स, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरों से काम कराने का जो तरीका होता है उसको ही क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। आर्ट मतलब कला, दूसरों से काम कराने की जो कला है उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तो जैसे घर में सिर्फ अगर आपकी मेड आए और वही घर का सारा काम करके चली जाए अपने तरीके से, तो वो मम्मी को कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। मम्मी बोलेगी ये छोड़ गई, वो छोड़ गई, ये काम रह गया।
लेकिन मम्मी खड़ी होके जब आप काम करवाती है मेड से कि ये काम ऐसे कर दे, ये काम ऐसे कर दे, चादर बिछा दो, ये झाड़ दो, तो वो मम्मी क्या कर रही है, घर को प्रॉपरली मैनेज कर रही है ताकि घर एक अच्छा दिख सके, प्रॉपरली उसका यूज हो सके। वही क्या है, मैनेजमेंट है कि वो घर, लेकिन मम्मी कौन सी चीज में कर रही है, मम्मी घर को चलाने के लिए मैनेज कर रही है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे बिजनेस के लिए पढ़ रहे हैं कि बिजनेस को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे एक ग्रॉसिए टेने ने डेफिनेशन दी है, मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस विच प्लान कंट्रोल मैन्स। जो पहले क्या करती है, प्लानिंग करती है, पहले पूरा प्लान बना लेगी कि मेरे को ये सब करना है और ये सब ऑब्जेक्टिव मेरे को गोल अचीव करने हैं। फिर क्या करेगी, मैन पावर को, ह्यूमन रिसोर्स को हायर करेगी, वो गोल्स को अचीव करने के लिए मुझे किन किन लोगों की रिक्वायरमेंट है, और उन पीपल्स को मैं क्या करूंगी, कंट्रोल करूंगी, इसलिए कंट्रोल मैन। तो किस किस को कंट्रोल करेगी, मेंस को कंट्रोल करेगी यानी ह्यूमन रिसोर्स को, मशीन्स को कंट्रोल करेगी कि मेरे को ये काम करने के लिए किन किन मशीन्स की रिक्वायरमेंट है, किन किन मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, कौन से मेथड्स मुझे यूज करने चाहिए, कौन सा मनी मुझे, कितना मनी मुझे रिक्वायर्ड है, कौन सा मार्केट मेरे लिए सूटेबल होगा। तो वो क्या होता है, मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस विच प्लान्स एंड कंट्रोल। किस किस चीज को कंट्रोल कर रहा है, मैन को, मशीन को, मटेरियल, मेथड, मनी एंड मार्केट, यानी 6 M's को कंट्रोल कर रहा है। 6 M है, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी एंड मार्केट। इट प्रोवाइड्स, ये क्या प्रोवाइड करता है, लीडरशिप प्रोवाइड करता है कि आपके ऊपर एक मैनेजर बैठा है, आपके ऊपर एक लीडर बैठा है, वो आपको बता रहा है कि आज की डेट में ये काम हो जाना चाहिए। तो आप क्या करोगे, लीडरशिप, कंट्रोल, लीडरशिप रख रहे हो, कोऑर्डिनेशन कर रहे हो, मतलब आप मैनेजर, ट्रस्टी जो होगा, जैसे स्कूल का एग्जांपल है तो ट्रस्टी प्रिंसिपल को बताएगा, प्रिंसिपल नीचे टीचर्स को बताएंगे, टीचर्स स्टूडेंट्स को बताएंगे, इस तरीके से काम होता है। तो कोऑर्डिनेशन जरूरी है, डायरेक्शन जरूरी है। ट्रस्टी सर बोल देंगे प्रिंसिपल मैम को कि ये काम होना चाहिए, प्रिंसिपल मैम को और सुपरवाइजर को बैठ के सोचना है कि ये काम हमें किस तरीके से करना है, कोऑर्डिनेशन, कौन कौन से ह्यूमन एफर्ट्स लगाने हैं, विच हेल्प्स टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव, जो क्या है, एक स्कूल का ऑब्जेक्टिव था। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के साथ ये डेफिनेशन समझाई है। अब नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है बच्चों, ये आपको बाय हार्ट याद करने होंगे, पॉइंट्स हैं, पर जैसे आप मैनेजमेंट के बारे में सोचोगे तो ये पॉइंट्स आपके ऑटोमेटिकली दिमाग में क्लिक होते जाएंगे। जैसे मैं समझा रही हूँ और आप सोचो मैनेजमेंट के बारे में, जैसे आप मैनेजमेंट के अंदर घुसने की कोशिश करोगे तो आपको प्रोसेस आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली कनेक्ट होती जाएगी। तो चलो पहला चलते हैं, नेचर ऑफ मैनेजमेंट का पहला पॉइंट है यूनिवर्सल प्रोसेस। ये एक तरीके से मैं आपको बता ही चुकी हूँ। यूनिवर्सल प्रोसेस कैसे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पहला एग्जांपल जब मैंने दिया था तो वो आपको दिया आपकी मम्मी का, कि आप मम्मी घर में घर को कैसे मैनेज करेगी। दूसरा एग्जांपल दिया तो मैंने एक बिजनेस का एग्जांपल दिया, जबकि तीसरा एग्जांपल दिया तो मैंने आपको एक स्कूल का एग्जांपल दिया। तो आप समझ रहे हो कि मैं आपको एग्जांपल्स भी डिफरेंट डिफरेंट दे रही हूँ। क्यों दे रही हूँ, क्योंकि आपको बता रही हूँ कि हर जगह एक प्रॉपर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। बिना मैनेजमेंट के बिना मैनेजमेंट के कोई भी ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है, यूनिवर्सल प्रोसेस है, यानी सभी जगह अप्लाई होगा। मैं फटाफट आपके लिए रीडिंग कर देती हूँ। मैनेजमेंट इज एन यूनिवर्सल प्रोसेस, मैनेजमेंट इज require where people are working in a group for accomplishment of objective. Management is not only required in industry, खाली business में या खाली industries में required नहीं है, but also can be applied in various social or religious field and activities like agriculture, army, education, etc. आपको ये भी बताऊं, कई बार जब आप हायर लेवल स्टडी करोगे, जैसे आप कोई प्रोफेशन की स्टडी करो, जैसे आप सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, व्हाटएवर, तो आपको अपने टाइम को मैनेज करना होगा। दूसरे आपसे बड़े सीनियर्स जो है या वो जो प्रोफेशन पास आउट कर चुके हैं, उनसे, टीचर्स से ये डायरेक्शन लेना होगा कि मेरे को कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देने चाहिए और किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो वो भी क्या है, मैनेजमेंट ही है। नेक्स्ट चलते हैं, गोल ओरिएंटेटेड एक्टिविटी। गोल ओरिएंटेटेड एक्टिविटी क्यों बोला, अभी मैंने बोला कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो डिसाइड करता है कि मेरे को ये गोल अचीव करना है, मेरे को ये गोल चाहिए ही चाहिए। तो वो गोल कैसे चाहिए, क्या मेरे को एक घर बनाना है, मेरे को एक कंस्ट्रक्टर बन रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए मेरे को एक बड़ा घर बनाना है, तो क्या मैं खुद हथौड़ी
सब लेकर काम करने लग जाऊं, नहीं, उसके लिए मैं क्या करूंगी, एक पीपल्स हायर करूंगी, मैनेजर्स हायर करूंगी जो मेरे लिए वो काम करे। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो सिर्फ गोल डिसाइड करता है, फिर वो अपने नीचे सुपरवाइजर्स, मैनेजर को बताएगा, सीईओ को बताएगा। मैनेजर्स क्या करेंगे, उस गोल के अकॉर्डिंग अपने काम सुपरवाइजर से करवाएंगे या अपने नीचे जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनके अकॉर्डिंग करवाएंगे। तो ये क्या होता है, गोल ओरिएंटेटेड एक्टिविटी होती है। तीसरा मैंने बोला ग्रुप एक्टिविटी। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो स्कूल है, तो जैसे सबसे ऊपर टॉप लेवल पे होते हैं ट्रस्टी या डायरेक्टर्स, फिर होते हैं प्रिंसिपल्स, फिर होते हैं टीचर्स, फिर होते हैं वो जो वर्कर्स काम करते हैं, या फिर आपके स्टूडेंट। और स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट से काम करवाना है तो वो होगी आपकी ग्रुप एक्टिविटी, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ पीपल मिलकर काम कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट इज अ कलेक्टिव एक्टिविटी कैरिड आउट बाय 2 और more people, जिसमें ज्यादा पीपल्स की रिक्वायरमेंट होती है। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड वेयर 2 और more पीपल्स आर वर्किंग टुगेदर, और टुगेदर एक सारे मिलकर काम कर रहे हैं फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। जो आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया है उसके लिए वो काम कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, कंटिन्यूअस प्रोसेस होनी चाहिए। कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब कि एक बार मैंने डिसाइड कर लिया कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है और फिर मैं साले उसके लिए काम करूं, नहीं। मतलब आपको एक फाइनल प्रोडक्ट के लिए आपको हर लेवल पे मैनेजमेंट लगाना पड़ेगा। फाइनल प्रोडक्ट बनकर तभी तैयार होगा जब आप रॉ मटेरियल से मैनेजमेंट डिसाइड करोगे कि आपका प्रोडक्ट, जैसे अगर मैं मान लो शूज का बिजनेस करती हूँ तो पहले मुझे कितना रॉ मटेरियल खरीदना है, कितना चमड़ा खरीदना है, कितना मशीन खरीदनी है, कितने गम खरीदनी है उसको चिपकाने के लिए, या कितनी शू लेसेस खरीदनी है, ये सब। तो ये सब पहले मुझे कितना परचेज करना है, फिर उसके लिए मुझे कौन सी मशीनें खरीदनी है, कौन से ह्यूमन बींग्स खरीदने हैं, और वो प्रोसेस कंटिन्यूअस प्रॉपरली चल रही है या नहीं चल रही, ये मुझे ध्यान में रखना होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार मैनेजमेंट जब बिजनेस स्टार्ट किया न्यूली तब लगा दिया और फिर मैंने बिजनेस मेरा रन करता जा रहा है और मुझे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा नहीं होता है, मैनेजमेंट आपको हमेशा रिक्वायर्ड होता ही होता है। तो ये क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वंस बिगन इट बिकम डिफिकल्ट टू डिसकंटिन्यू इट। डिसकंटिन्यू आप नहीं कर सकते। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, yet it does not stop after the achievement of objective. न्यू ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट आर डिसाइडेड बाय द बिजनेस यूनिट। यानी आपने जो पहले जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था वो अगर अचीव भी हो गया है तो आपके जो नए ऑब्जेक्टिव है, नए टारगेट्स हैं, उनको डिसाइड करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, मैनेजमेंट को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ह्यूमन प्रोसेस है, ये तो सिंपल है। ऑफ कोर्स सिर्फ मशीन से काम लेना, सिर्फ मशीन काम करे ऐसा नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स जैसे एक कंप्यूटर को काम करने के लिए भी सामने एक बंदा होना चाहिए, तो इसलिए क्या है, एक ह्यूमन प्रोसेस है। मतलब एक मशीन से भी अगर आपको काम लेना है तो ऑफ कोर्स आपको उसको पहले एक ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए जो उसको प्रॉपरली उसमें फंक्शन डाल सके, फिर ही वो मशीन काम करेगी। तो ह्यूमन रिसोर्स होना जरूरी है। तो मैन इज द सेंटर ऑफ, यहाँ पे दिख भी रहा है आपको, मैन इज द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट। मैन क्या है, मैनेजमेंट का सेंटर है। Thus it is human process which is done by or for the man। ये क्या है, ह्यूमन प्रोसेस है जो मैन के द्वारा ही की जाती है और मैन के लिए ही की जाती है। फिर डिसीजन प्रोसेस, मैनेजमेंट क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो डिसीजन लेता है कि मेरे को 20 लाख का प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। मैनेजर्स के साथ मीटिंग करेंगे, सीईओ के साथ मीटिंग करेंगे, शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग करेंगे, फिर वो जो शेयर होल्डर्स बाकी लोग नीचे मिलकर, सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स मिलकर एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग करेंगे कि हमें सर ने बोला है ये टारगेट अचीव करना है तो करना ही करना है। तो ये क्या है, डिसीजन प्रोसेस है। नो वर्क कैन बी डन विदाउट टेकिंग डिसीजन। जब तक आप कोई डिसीजन नहीं लोगे आप कोई वर्क नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला कि डिसीजन आपको यहाँ पे भी लेना होगा कि अगर एजुकेशन की बात करो तो मेरे को पहले डिसाइड करना है कि आई हैव टू डू सीए कि मुझे सीए करना ही है किसी भी हालत में। तो जब तक मैं ये डिसाइड नहीं कर लूंगी तब तक मैं अपने टाइम को मैनेज नहीं कर सकती। अपने गोल को जब तक डिसाइड नहीं करूंगी मैं अपनी स्टडीज को मैनेज नहीं कर सकती। तो डिसीजन लेना हर पार्ट में जरूरी है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा जाता है। मैनेजमेंट इज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट दे रखा है और नीचे आपको इसका ब्रीफ भी थोड़ा सा मिलेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कवर कर देती हूँ।
साइंस मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस है। क्यों? क्योंकि साइंस में रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। इसी प्रकार से मैनेजमेंट में भी क्या होते हैं, अपने रूल्स होते हैं, अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। तो देखो, लाइक साइंस मैनेजमेंट हैज इट्स ओन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, हैंस मैनी राइटर कंसिडर्स मैनेजमेंट एज अ साइंस। फिर मैन इज इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट। मैन क्या है, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, अभी बताया था ह्यूमन रिसोर्स मैन ही है जो मैनेज करता है चीजों को। फिर जैसे आर्ट्स, आर्ट्स क्यों बोला गया है मैनेजमेंट को, क्योंकि इट रिक्वायर प्रोफिशिएंसी, इंटेलिजेंसी, क्लेवरनेस, इंसाइटनेस, ये सब जरूरी है, इसलिए वो क्या है, एक आर्ट है। फिर प्रोफेशन क्यों बोला गया है, क्योंकि जैसे प्रोफेशन में प्रॉपर स्किल चाहिए होती है, कुछ आपके पास एक्सपर्टाइज होना चाहिए, कुछ आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, प्रोफेशनिज्म होना चाहिए, तभी आप प्रोफेशनल बन सकते हो। तो इसी प्रकार से मैनेजमेंट भी क्या है, एक प्रोफेशन है। आपने सुना ही होगा नाम IIM का, जो आपको मैनेजमेंट की डिग्रीज देते हैं। ठीक है, चलो ये पॉइंट आपका नीचे और अच्छे से कवर हो जाएगा। हम थोड़ा नीचे चलते हैं। अब एक दूसरा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, तो मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी आप पढ़ते हुए आ रहे हो। ऑफ कोर्स आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के लिए या किसी भी चीज के ऑब्जेक्टिव जो आपने डिसाइड किए हैं उनको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट जरूरी है। तो जो चीज आपको पता है वो आप पहले लिख दीजिए लाइन में कि मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट इन एवरी पार्ट एंड मैनेजमेंट इज नेसेसरी टू अचीव अ गोल्स, to take a proper decision. Success and failure of any business or anything, it depends on a proper of its proper management. फिर आप पॉइंट्स लिखो कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला पॉइंट चलते हैं हम, नेसेसरी इन एवरी फील्ड। अभी मैंने आपको बताया कि हर जगह मैनेजमेंट जरूरी है। जैसे घर में भी मम्मी लगाएगी, पॉलिटिशियंस में लगता है, आपका बिजनेस में लगेगा, स्कूल्स में यानी एजुकेशन, डिफेंस, सोसाइटी, स्पोर्ट्स, इन सब में प्रॉपर मैनेजमेंट की रिक्वायर्ड है। अभी जैसे आप देख रहे हो कोविड-19 के लिए जो नरेंद्र मोदी है वो लोगों को उससे बचाने के लिए प्रॉपरली टीम मीटिंग कर रहे हैं, डॉक्टर्स के साथ बैठते हैं, हर स्टेट के CM के साथ बैठते हैं और मीटिंग्स करते हैं कि आपके यहाँ कितने केसेस हुए। तो वो भी एक प्रॉपर मैनेजमेंट है। क्यों? क्योंकि उनका टारगेट क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कम से कम बीमारी को कम से कम किया जा सके। तो नेसेसरी इन एवरी फील्ड लिखा हुआ है, लाइक रिलीजन, डिफेंस, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, खाली यही नहीं है, एक्सेट्रा लिखा हुआ है, यानी आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से और भी इसमें ऐड कर सकते हो। फिर ऑप्टिमिज्म यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, आपके पास जितने भी रिसोर्सेज है उसका मैं मैक्सिमम लेवल तक यूज कर सकूं। क्योंकि आप भी देखते हो कि मम्मी जैसे घर में अगर जब हम कोलगेट जब खत्म हो जाती है बिल्कुल उसको निकाल लेते हैं, तो जब तक हम उसको पूरा दबा दबा के नहीं निकाल सकते हम उसको नहीं फेंकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे भी जो आपके पास रिसोर्सेज है उनका जब तक आप 100% यूज नहीं कर लोगे तब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मैक्सिमम या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं। तो उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए हमें मैनेजमेंट चाहिए होता है ताकि हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं उनको हम प्रॉपरली यूज कर सकें। अकम्प्लिशमेंट मतलब अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स आपने डिसाइड किए उनको अचीव करने के लिए या उनको हासिल करने के लिए, अकम्प्लिशमेंट मतलब वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, प्रॉपर मैनेजमेंट रखना पड़ेगा। और मैनेजमेंट आपको हेल्प करेगा, डायरेक्ट करेगा वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने में। यूजफुल फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस मतलब ऑफ कोर्स जब आपके ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे, जब आपके जो आपने डिसाइड किया, जो आपने गोल्स डिसाइड किए वो आपको मिल जाएंगे तो आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। तो यूजफुल फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस। फिर इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि आप मैनेजर्स को रख रहे हो, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग मैनेजर रख रहे हो, तो आपकी जॉब दूसरे लोगों को क्या मिल रही है, जॉब मिल रही है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो रही है, उन लोगों में पार्ट हो गई है, डिवाइड हो गई है। तो आप प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हो चीजों पर। अगर आप अकेले सोचो कि मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूं तो आप सब जगह कंट्रोल नहीं रख पाओगे। इसलिए आप क्या करते हो, पीपल्स हायर करते हो हर लेवल के लिए। प्रोडक्शन के लिए अलग मैनेजर, रॉ मटेरियल के लिए अलग मैनेजर, सेल्स के लिए अलग मैनेजर, और
मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग मैनेजर, तो फिर उन मैनेजर्स के साथ बैठकर आप मीटिंग करते हो और उनके डिपार्टमेंट की आप उनसे क्या लेते हो, जानकारी लेते हो, इंफॉर्मेशन लेते हो कि आपका डिपार्टमेंट कैसा चल रहा है, तो आपके लिए भी इजी होता है और सामने वाले को एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। पढ़ देती हूँ मैं फटाफट। इफ मैनेजमेंट इज एफिशिएंट द फर्म सून डेवलप इटसेल्फ इन अ फॉर्म ऑफ कंपनी वेयर एन इनएफिशिएंट मैनेजमेंट बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजर ऑफ मैनी कंपनीज व्हिच लीड टू फर्दर इंक्रीज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी एम्प्लॉयमेंट के लिए इंक्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं इंक्रीज इन प्रॉफिट। जब आपके आप मोटिव, ज्यादातर बिजनेस का मोटिव ही क्या होता है, प्रॉफिट अचीव करना, प्रॉफिट इंक्रीज करना, तो आपका प्रॉपरली मैनेजमेंट आपका प्रॉपरली वर्क करेगा, आपने प्रॉपर गोल डिसाइड किए हैं, सब लोग उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो आपके प्रॉफिट भी क्या होंगे, ऑफकोर्स इंक्रीज होंगे। सोशल बेनिफिट, तो ये तो आपको पता ही है कि हर बिजनेस किया ही क्यों जाता है, हर बिजनेस सोसाइटी का ही एक पार्ट होता है, आप सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, इसलिए वो क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी होना चाहिए, इन फेवर ऑफ द सोसाइटी होना चाहिए। तो मैनेजमेंट को कैसे काम करना चाहिए, मैनेजमेंट वर्क्स इन फेवर ऑफ द सोसाइटी, मैंने अंडरलाइन भी किया, आप देख लीजिए, एज अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी बाय यूजिंग रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। क्यों, क्योंकि आप सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, तो वो आपका काम भी सोसाइटी के क्या होना चाहिए, फेवर में होना चाहिए, ऑफकोर्स तभी लोग खरीदेंगे। नेक्स्ट, नेशनल मोटिव। नेशनल मोटिव क्या है, नेशन का मोटिव क्या है कि इकोनॉमी क्या हो, डेवलप हो, हमारी कंपनी डेवलपिंग से डेवलप्ड कंपनी बन जाए। तो अगर हमारे प्रॉफिट ज्यादा होंगे, हमारी अर्निंग्स ज्यादा होगी, हम टैक्स ज्यादा चुकाएंगे, तो हर लेवल पे इंक्रीज होगा, तो इकोनॉमी भी क्या होगी, डेवलप होगी। तो नेशनल डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, ये मैंने अंडरलाइन किया है, नेशनल डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। तो ये हो गया है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो अभी वापस ऊपर चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा आपके, पहला नेसेसिटी इन एवरी फील्ड, फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फिर अकम्प्लिशमेंट या अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, फिर यूजफुल फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस, फिर इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी, इंक्रीज इन प्रॉफिट, सोशल बेनिफिट होता है, नेशन मोटिव होता है। तो पहले आप अपने बारे में सोचो, फिर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज, फिर आप सोशल और फिर नेशन के बारे में। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब बात करते हैं, अभी मैंने आपको ऊपर एक पॉइंट बताया था, नेचर ऑफ मैनेजमेंट में आपने एक पॉइंट पढ़ा था कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, उसका ही 7th पॉइंट था जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। ये क्वेश्चन बहुत बार दिया है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख कर दिया है। तो मैंने कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मैनेजमेंट इज अ साइंस, हाउ मैनेजमेंट इज अ आर्ट, हाउ मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। तो आपको ये यहाँ से लिखना है। अभी मैंने आपको बताया मैनेजमेंट साइंस कब होती है, वेयर, क्योंकि साइंस के अंदर क्या है, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स डिराइव्ड होते हैं, रूल्स और प्रिंसिपल्स आते हैं। तो इसी प्रकार से मैनेजमेंट में भी क्या होते हैं, रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं, और उन रूल्स और प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। तो साइंस मीन्स सिस्टमैटिक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। साइंस इज अ सब्जेक्ट वेयर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश्ड। और इफेक्टिव रिलेशनशिप क्या होता है, स्टैब्लिश किया जाता है। तो ये पहले आपका पार्ट लिखा हुआ है साइंस के लिए, ये पहले आपका पार्ट काय का लिखा हुआ है कि साइंस क्या है, फिर आपको इस साइंस को कैसे लिंक करना है, मैनेजमेंट से। तो मैनेजमेंट टू हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस, की साइंस का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, सच एज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, cause effect relation based on collection of fact, analysis, experiments of principle. Like science, management has its own specific principle, उनके खुद के specific principles होते हैं जो आपको follow करने होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है। तो आर्ट्स, अब पहले आपको जैसे साइंस में बताया, तो पहले आपने साइंस सब्जेक्ट के लिए बताया, अब आर्ट्स के लिए बताओ, पहले आर्ट्स क्या होता है। तो आर्ट्स मीन्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्किल, एक्सपर्टाइज ऑफ एन इंडिविजुअल, बट टू इम्प्लीमेंट द स्किल वन शुड हैव थ्योरेटिकल नॉलेज। आपने सुना भी होगा कि आर्ट्स में क्या चाहिए होती है, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, ताकि जो चाहिए होती है, ताकि उस नॉलेज को आप क्या कर सको, आगे डेवलप कर सको, लगा सको। पर वहां पे लगाने के लिए आपके पास पहले थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। तो उसी प्रकार से मैनेज ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट रूल्स एंड प्रिंसिपल
personal skill, insight and cleverness play an important role. Only theoretical knowledge is not sufficient. यानी दोनों ही अपनी जगह एक important रोल है. आपके पास theoretical knowledge होगी तभी आप वहाँ पे implement कर सकते हो. Implement करने के लिए theoretical knowledge होना जरूरी है और theoretical knowledge होगी तभी आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे. तो दोनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट है. इसलिए लिखा हुआ है मैनेजमेंट इज नाइदर अ साइंस नॉर एन आर्ट बट अ स्वीट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. यानी दोनों ही चीजें अपनी जगह जरूरी है. अब बात करते हैं मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन. मैनेजमेंट एक प्रोफेशन क्यों है? प्रोफेशन इज एन एक्टिविटी वेयर स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन स्पेसिफिक फील्ड. ध्यान रखना, क्या चाहिए आपको? आपको एक प्रोफेशनल बनने के लिए स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए. आपको एक प्रोफेशनल बनने के लिए स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए और स्पेसिफिक फील्ड में चाहिए. is acquired. It is used for the welfare of entire society. In return, fees is charged. उसके रिटर्न में क्या ली जाती है? फीस ली जाती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर. जैसे आप ऑफकोर्स कॉमर्स के स्टूडेंट है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बारे में जानते ही होंगे कि सीए क्या करता है, फीस लेता है और उसके लिए आपके अकाउंट्स को क्या करता है, मैनेज कर देता है. आपके अकाउंट्स को प्रॉपर कर देता है और आपके टैक्सेस बताता है आपको कि आपको कितने टैक्स पे करने हैं और आप इतना प्रॉफिट अर्न करते हो तो आपको कितने टैक्स पे करने हैं, कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कौन सी चीजें आपको, कौन से लॉज आपको कंपनी लॉ वगैरह फॉलो करने. तो उसके लिए सीए के पास क्या होनी चाहिए? स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है. कौन सी नॉलेज? चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री होती है. और कौन से फील्ड में? अकाउंट्स, लॉ, ऑडिट, इन सब भी फील्ड में. अब ये बताएं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. द प्रोफेशन ऑफ द अबाउ पीपल इज एन एक्टिविटी which has following characteristics. जिसके पास ये तो आपने जो ऊपर ही ये पढ़ा है इसी में से ये पॉइंट उठाए गए. तो पहला था स्पेशलाइज नॉलेज. तो ये रहा रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज नॉलेज. एज पर द नेचर ऑफ प्रोफेशन स्पेशलाइज नॉलेज इज रिक्वायर्ड इन इट. आपके प्रोफेशन पे डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोफेशन के हो, उसके अकॉर्डिंग आपको स्पेशल नॉलेज, स्पेशलाइज नॉलेज आप लेते हो. वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो और वहां से आप स्पेशलाइज नॉलेज लेते हो. जैसे बीबीए, एमबीए, ये सब आप एग्जांपल दे सकते हो. फिर सेकंड है इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च. तो लाइक अदर प्रोफेशन इन मैनेजमेंट टू ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग देयर इज इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च. यानी ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार सीए की डिग्री ले ली तो मैं बस हो गया, सब कुछ हो गया, मुझे तो सब कुछ आता है. नहीं, जैसे जैसे लॉ में चेंजेस होंगे, जैसे जैसे टैक्स लॉ में चेंजेस होंगे, जैसे अभी आपने देखा है कि पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारे होते थे. एक्साइज होता था, कस्टम होता था, वैट, सर्विस टैक्स, तो सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, इन सबको मिला के अब एक नया इनडायरेक्ट टैक्स आ गया है, जीएसटी. तो ऐसा नहीं है जिसने सीए तक किया था उनके पास इन सब की नॉलेज होगी पर अभी वो चलते ही नहीं है. तो उसको अपने प्रोफेशन की नॉलेज आगे लेना, डिग्री तो है बट आपको अपने नॉलेज को आगे इंक्रीज करते जाना है. फिर प्रोफेशनल एसोसिएशन. जैसे सीए एक प्रोफेशन है, डॉक्टर, एमबीए एक प्रोफेशन है, तो उन सबके अलग अलग इंस्टीट्यूट होते हैं. ऐसे मैनेजमेंट के भी अब क्या होते हैं? इंस्टीट्यूट होते हैं. जैसे आपको अभी मैंने बताया था आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. वहां पे आपको पूरा मैनेजमेंट के बारे में डीप में एजुकेशन दी जाती है. नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट. इन जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं इनके फेम कोड ऑफ कंडक्ट भी होते हैं जो इनके मेंबर्स को फॉलो करना कंपलसरी होता है. अगर ये फॉलो नहीं करते तो इनके ऊपर पेनल्टीज वगैरह भी लगाई जाती है. और ये इसी प्रोफेशन में नहीं, सभी प्रोफेशन में. चार्टर्ड्स के पास भी है, डॉक्टर्स में भी है. तो कोड ऑफ कंडक्ट सभी प्रोफेशन में फॉलो करना उनके मेंबर्स को कंपलसरी होता है. मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सभी प्रोफेशन को मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखकर ही अपने प्रोफेशन कैरी ऑन करना चाहिए. यानी आप मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे कभी दूर नहीं जाएगी. तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑन एनी प्रोफेशन. कोई भी प्रोफेशन हो, डॉक्टर हो तो इसका मतलब मैं डॉक्टर हूँ मानो, और मैं डॉक्टर हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर किसी पेशेंट को मेरी रिक्वायरमेंट है तो मैं खड़ी हूँ उसकी हेल्प करूँ. ऐसा नहीं कि नहीं तूने फीस नहीं दी या तेरे पास पैसे नहीं है तो आई विल नॉट हेल्प यू.
ऐसा नहीं होता है, आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो आपको फुलफिल करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मस्ट बी अ लॉयल टू हिज क्लाइंट, और उसको अपने क्लाइंट को सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होती है, अदरवाइज उसके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। तो मैनेजमेंट भी क्या है, in same way management is a developing and independent profession that is beneficial to an individual, society and entire country. अब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितना होता है, तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट को यहाँ 3 पार्ट्स में बांटा गया है। ये वाला टॉपिक आपको एमकॉम बीकॉम में भी देखने को मिलेगा, इसलिए आप अभी से ही ध्यान से सीख लीजिए। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट फर्स्ट, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट सेकंड, एंड थर्ड है बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। 3 प्रकार का मैनेजमेंट होता है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चों आपको ये डायग्राम को ध्यान में रखना है, एंड इट्स नॉट अ टफ, आप जैसे ही पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। आपको एग्जाम में ये एक पेज पे ये डायग्राम ड्रॉ कर देना है, इट्स लुक नाइस, और आपके 5 मार्क्स गेन करने में ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 5 मार्क्स लेने में आपको ये बहुत हेल्प करेगा। डायग्राम शोज योर आंसर इन अ गुड मैनर। तो पहले बात करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट की। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन कवर होता है, एक्चुअली इस डायग्राम में यही दिया हुआ है कि इस लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन कवर होता है। तो अभी मैंने आपको बोला टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं, तो वहां पे कौन आएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, ट्रस्टीज, जनरल मैनेजर्स, ठीक है। फिर बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आएगा, तो ट्रस्टीज क्या करेंगे, अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड्स को अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, अपने गोल्स बता देंगे। तो क्या आ जाएगा, डिपार्टमेंटल हेड्स बोलते हैं उनको। तो चाहे प्रोडक्शन का हो, सेल्स का हो, परचेज, पर्सनल, फाइनेंस, जैसे ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, आपको इतने लर्न कर लेना है। और बॉटम लेवल मैनेजमेंट में कौन होगा, बॉटम लेवल मैनेजमेंट में एम्प्लॉइज होंगे, सुपरवाइजर्स, जॉबर्स, फोरमैन्स, तो ये सब कौन होते हैं। आप यहाँ पे एम्प्लॉइज भी जोड़ सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी इनमें जोड़ सकते हैं, ये बिजनेस टू बिजनेस अलग अलग होता है। तो ये इसमें कवर होते हैं। पहले जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो गोल्स डिसाइड करता है, गोल्स डिसाइड करने के बाद वो अपने गोल्स किसको बताएगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताएगा। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा, उनके अकॉर्डिंग प्लानिंग करके, और जो नीचे सुपरवाइजर्स, जो एम्प्लॉय उनके नीचे काम करते हैं, बॉटम लेवल मैनेजमेंट पे काम करते हैं, उनको क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा, उन पे कंट्रोल करेगा, उनकी एक्टिविटीज को मैनेज करेगा, ठीक है। तो आप जब फंक्शंस पढ़ेंगे तो जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बोले वो आपको इस यहाँ के फंक्शंस में दिखाई देंगे। तो हम आज फंक्शंस भी पढ़ डालते हैं। टॉप, पहले बात करी हमने टॉप लेवल मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज अ सुप्रीम अथॉरिटी, यानी फर्स्ट लेवल अथॉरिटी होती है, सुप्रीम अथॉरिटी होती है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज के लिए कौन कौन होते हैं वो, फॉर एग्जाम्पल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, सीईओ, ट्रस्टीज, शेयर होल्डर्स, अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर्स, राइट, इस अकॉर्डिंग। तो इसके फंक्शंस क्या है, तो इनके फंक्शन है टू ले डाउन प्राइमरी एंड सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, टू ले डाउन अ ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस, ये बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को ले डाउन करते हैं। सेकेंड, डायरेक्टर्स एक्ट एज अ ट्रस्टी ऑफ अ बिजनेस। अभी बताया मैंने आपको, ऊपर भी आप ऐड कर सकते हो ट्रस्टी। तो डायरेक्टर क्या करते हैं, वो बिजनेस के ट्रस्टी बन जाते हैं, मतलब वो बिजनेस के लिए काम करेंगे। फिर टू सेलेक्ट सीईओ, हायर ऑफिसर्स, ऑफ कोर्स जिसका बिजनेस होगा वो अपने अंडर में सीईओ को, हायर ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगा, और उनकी ड्यूटीज उनको क्या करेगा, असाइन करेगा। तो ये किसका काम होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। टू सैंक्शन द बजट, कोई भी काम, एम्प्लॉय को अगर कोई भी काम करना है तो वो पहले किससे परमिशन लेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट से परमिशन लेगा, सैंक्शन कराएगा कि भाई मुझे 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो आप मेरा बजट क्या कर दीजिए, सैंक्शन कर दीजिए। तो टू सैंक्शन द बजट, नॉट ओनली बजट, एनीथिंग, कोई भी चीज आपको करना है तो आप पहले अथॉरिटी को दिखाओगे कि भाई ये काम मैं इस वे में करना चाहता हूँ, इज दिस ओके विथ यू, तो फिर आप उस काम को अपने बॉटम लेवल मैनेजमेंट को बता के उनसे करवाएंगे। फिर यहाँ पे 10 पॉइंट्स, बच्चों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 10 पॉइंट दे रखे हैं, जरूरी नहीं है कि आप 10 पॉइंट के 10 पॉइंट याद करें, आप सभी फंक्शंस में से 5 से 6 पॉइंट याद कर लीजिए। जो ऊपर के 4 पॉइंट मैंने आपको बताया वो बहुत ईजी थे,
नेक्स्ट पढ़ते हैं टू अबाइड बाय लॉ एंड टू टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ बिजनेस। और उनको ये भी ध्यान रखना होता है कि जो भी डिफरेंट लेवल ऑफ द बिजनेस है उनका क्या करना है, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है। अगर ट्रस्टी सर टीचर्स के इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखेंगे, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखेंगे, तो स्कूल कैसे मैनेज होगा? ऑफ कोर्स वाली बात है ना। तो आपके ऑब्जेक्टिव कैसे मैनेज होंगे? मान लो अगर आप ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स हैं और आपकी क्लास में फर्स्ट क्लास के टीचर को रोज भेज दिया जाएगा, तो ऑफ कोर्स आपको कैसा लगेगा? आपके इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखा जा रहा। क्यों? क्योंकि आपको तो पढ़ना 12th बोर्ड का है और वो आपको अगर स्मॉल किड्स वाली चीजें पढ़ाएंगी तो आपके इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखा गया, तो जो स्कूल का ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे उस स्कूल में नहीं जाना चाहिए, या वो स्कूल ऐसा है, या फिर वहाँ पे टीचर 12th के स्टूडेंट्स को भी फर्स्ट स्टैंडर्ड के टीचर्स पढ़ाते हैं, तो ऑफकोर्स उनका जो प्रॉफिट कमाने का मोटिव है या फिर उनको जो स्कूल रन करने का मोटिव है वो उनका क्या नहीं होगा? फुलफिल नहीं होगा। इसलिए उनको इंटरेस्ट ध्यान में रखना होगा सभी लोगों का। टू टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन, यानी जो टॉप लेवल के डिसीजन है वो उनको लेने होते हैं। और किस चीज को ध्यान में रखने के लेने होते हैं? लॉन्ग टर्म प्लानिंग को ध्यान में रखने होते हैं। ऐसा मेरे को कोई भी बिजनेस शॉर्ट टर्म के लिए नहीं रन करता। आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, गोइंग कंसर्न होनी चाहिए। यानी कोई भी कंसर्न का प्रॉफिट डिसाइड करो, कोई भी बिजनेस आप करना चाहते हो तो पहले आपको गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट लगाना है। गोइंग कंसर्न मतलब कि आप ये ध्यान रखो कि आपका बिजनेस लंबे समय तक कैरी ऑन रहेगा। टू एनालाइज एंड रिजॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ द मैनेजमेंट। अगर आपको जैसे प्रिंसिपल्स को अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ गई है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जो उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो वो किसके पास जाते हैं? फिर ट्रस्टी सर, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, उनके पास जाएंगे। तो इसी प्रकार से अगर आप एक बिजनेस में हो तो वो डायरेक्टर्स या ओनर ऑफ द बिजनेस के पास जाएंगे और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाएंगे। टू प्लान फॉर द एंटरप्राइज के लिए प्लानिंग करना, इट्स इम्प्लीमेंटेशन, उसको इम्प्लीमेंट करना और उसको सुपरवाइज करना, उनका सुपरवाइज। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ मेरे ऑब्जेक्टिव बता दिए, अब तुमको जैसा करना है वैसा कर लो, बस ये ऑब्जेक्टिव नहीं। मुझे रोज ओनर को भी रोज ऑफिस में जाना पड़ेगा, उसके पास भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए अपने बिजनेस के बारे में, तभी वो देख सकता है कि उसके बिजनेस के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, उसके बिजनेस के जो लोग हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। to do function like distribution of profit, dividend, reserve fund, reinvestment of profit। यानी मेरे को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, मुझे डिविडेंड कैसे डिक्लेयर करना है, मुझे जितना प्रॉफिट हो रहा है उसमें से रिजर्व कितना रखना है। रिजर्व आपने अकाउंट से पढ़ा होगा। रिजर्व फंड्स क्या होता है? रिजर्व फंड्स होते हैं कि आप अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के साइड में रख लेते हो। कब के लिए? कि अगर फ्यूचर में कोई लॉस हुआ या फ्यूचर में कुछ नेचुरल डिजास्टर हुआ तो हम उस रिजर्व फंड को वहां पर यूज कर सकते हैं। या फिर बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गए मुझे, तो उन प्रॉफिट को मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करने चाहिए ताकि मेरे कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो सके। टू एनालाइज रिपोर्ट्स, जो डिफरेंट रिपोर्ट्स है मेरे बिजनेस की, यानी जो लोग बता रहे हैं कि हाँ अब ये इतना काम हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, इस डिपार्टमेंट में इतना प्रॉफिट हुआ, ये काम इतना हो चुका है, तो वो भी मेरे को क्या करनी होगी? टॉप लेवल मैनेजमेंट को देखनी होगी कि वेदर दे आर करेक्ट और नॉट, और वो उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दी थी उस अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही। टू एनालाइज रिपोर्ट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी एंड टू गिव इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली, और वो देखकर वो क्या कर देंगे? इंस्ट्रक्शन देंगे। अब करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कौन होता है? जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा हायर किया जाता है या अपॉइंट किया जाता है, जो उनके अंडर में काम करता है। तो जैसे स्कूल की बात करें तो जो प्रिंसिपल है या जो सुपरवाइजर है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आएंगे। बिजनेस की बात करें तो जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आएंगे। तो द मिडिल लेवल मैनेजमेंट ऑफ the middle level of management is an important link between top level management and bottom level management। दोनों के बीच में, नाम से भी समझ में आ रहा है आपको, मिडिल लेवल यानी मिडिल में है, यानी ऊपर भी कोई होगा नीचे भी कोई होगा। तो ऊपर होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट और नीचे होता है बॉटम लेवल मैनेजमेंट। और इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए, इन दोनों के बीच में प्रॉपर मैसेज को, प्रॉपर काम, प्रॉपर वर्क को मैनेज करने के लिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट को अपॉइंट किया जाता है। उसमें क्या क्या आ सकता है अभी बताया मैंने आपको। डिपार्टमेंटल ऑफिसर, डिविजनल ऑफिसर, एक्सपर्ट्स आर इंक्लूडेड इन इट। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन, सेल, फाइनेंस,
परचेज, जिस प्रकार का भी बिजनेस है आपका, जैसा भी बिजनेस है उस अकॉर्डिंग आपके ऑफिसर्स डिसाइड होते हैं। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं, तो पहला फंक्शन जो हमें टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो हमें ऑर्डर्स दिए हैं उनको क्या करना, उनके ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना। तो टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर और द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय सीईओ, या आप यहाँ पे डायरेक्टर लिख सकते हो या फिर ओनर ऑफ द बिजनेस लिख सकते हो। फिर क्या करना, उन्होंने तो बता दिया, अब उसके अकॉर्डिंग हमें बजट बनाना है और उनसे उसको क्या कराना है, सैंक्शन कराना है। तो टू प्रिपेयर द बजट ऑफ ईच डिपार्टमेंट या टू प्रिपेयर द बजट ऑफ ओन डिपार्टमेंट, आपके डिपार्टमेंट का आपको बजट बताना है और इट शुड बी सैंक्शनड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट बिफोर इम्प्लीमेंट से पहले आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट से क्या करवाना है, उसको सैंक्शन करवाना है। नेक्स्ट, टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज, आपको वेरियस पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस वो डिसाइड करने हैं, क्योंकि उन्होंने तो आपको, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने आपको अपना डिसीजन बता दिया है कि ये होना चाहिए। अब ये कैसे होगा वो कौन डिसाइड करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, यानी प्लानिंग करेगा उन सब गोल्स को अचीव करने के, उन सब ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की। टू डिसाइड नेसेसरी मेथड्स फॉर इट, टू एनालाइज इट एंड टू डिसाइड एप्रोप्रिएट मेजर्स और क्रिएशन फॉर इट, टू मेक नेसेसरी स्टेप टू इंक्रीज एफिशिएंसी, वो ऐसे स्टेप्स लेगा कि हमारे जो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी है, जो हमारे काम की एफिशिएंसी है, जो इफेक्टिवनेस है, वो क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। टू मेक अटेम्प्ट्स टू इंथ्यूज द एम्प्लॉय ऑफ डिपार्टमेंट की, जो डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनका जो उत्साह होता है काम करने का, वो किस तरीके से इंक्रीज होता है कि वो अच्छा से अच्छा काम कर सके। तो वो ऐसे क्या करेंगे, अटेम्प्ट्स करेंगे। आपने देखा भी होगा कि जो बड़े बड़े बिजनेस हैं वो स्पोर्ट्स डे रखते हैं, पिकनिक्स रखते हैं, क्यों रखते हैं, ताकि एम्प्लॉयज इंजॉय करके काम कर सके। टू कीप इन कंटेंट टच विद द ऑफिसर्स, ऑफिसर्स क्या करते हैं, उनके कंटेंट टच में रहते हैं ताकि फैमिलियर जैसा एक रिलेशन हो और वो एक प्रॉपर अच्छे रिलेशन में काम कर सके, मजे लेकर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर सके। टू फोकस ऑन फंक्शनिंग ऑफ सब डिवीजन प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उनके फंक्शंस प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये भी किसको ध्यान रखना है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को ध्यान में रखना है। ठीक है। To supervise the working of the department, get information, provide direction, pass on the information to the top level management, यानी top level management से जो information मिली है वो मेरे को आगे क्या करनी है, पास करनी है बॉटम लेवल मैनेजमेंट को, और उनको क्या करना है, सुपरवाइज करना है, उनको डायरेक्ट करना है। बच्चों ये आपको नाम से भी समझ में आ सकता है कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या काम करता है। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या काम करेगा कि ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो डिसीजंस बनाए उनके लिए प्लानिंग करेगा, उनको वो जो उन्होंने डिसीजंस लिए उनको नीचे बॉटम लेवल मैनेजमेंट तक आगे फॉरवर्ड करेगा कि आपको ये काम करना है, उनका सुपरवाइज करेगा, उन पे फोकस करेगा, उनके लिए प्लानिंग करेगा। इस तरीके से ये काम करते हैं और उनकी हेल्प करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट के भी एज वेल एज बॉटम लेवल मैनेजमेंट की। एम्प्लॉयज में काम करने का उत्साह बढ़ाने के लिए वो नई नई प्लानिंग करेगा। इस तरीके से आप सोच के भी ये लिख सकते हैं। लास्ट है बॉटम लेवल मैनेजमेंट। तो बॉटम लेवल मैनेजमेंट कौन होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, सुपरवाइजर्स, जॉब सीकर्स, फॉरमैन्स, वो क्या कहलाते हैं, बॉटम लेवल मैनेजमेंट कहलाते हैं। दिस लेवल इज ऑल्सो नोन एज बॉटम लेवल और सुपरवाइजर लेवल भी बोलते हैं। तो कई बार बच्चों पूछा जाता है राइट 2 लाइन्स, व्हाट डू यू मीन बाय सुपरवाइजर्स लेवल या राइट 2 लाइन्स फॉर सुपर, तो आप कंफ्यूज मत हो ना, सुपरवाइजर्स लेवल भी क्या होता है, बॉटम लेवल मैनेजमेंट ही होता है। तो बच्चों ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। Decision and policies decided by the top level management are actually implemented by this level। यहाँ पे उनको क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। Therefore this level is also known as function और ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट भी। क्यों, क्योंकि ये जो लेवल है ये यहाँ पे सब कुछ काम हो रहा है एक्चुअली, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फंक्शन। और तो आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए, इसको सुपरवाइजर लेवल भी बोला जाता है जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इसको फंक्शन एंड ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है। बच्चों इसको
याद रखना, कभी कभी वो बॉटम लेवल मैनेजमेंट नहीं लिखता है और कभी कभी वो आपसे ये पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट या सुपरवाइजर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको वही ध्यान रखना है कि या राइट द फंक्शन ऑफ ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको बॉटम लेवल इज नोन एज सुपरवाइजर लेवल, फंक्शन लेवल, ऑपरेशनल लेवल। ठीक है, तो फंक्शंस देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सुपरवाइज करना है, सुपरवाइज फंक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के फंक्शन को सुपरवाइज करना है। टू सी दैट देयर रिमेन्स डिसिप्लिन अमंग्स एम्प्लॉय, क्या एम्प्लॉइज में डिसीजन है प्रॉपर। टू प्लान रूटीन वर्क ऑफ द डिपार्टमेंट, टू परफॉर्म function related to employees like transfer, promotion, training, etc. to give instruction, order, program to the employees। जो आपके नीचे जो काम कर रहे हैं उनको आप क्या करोगे, डिसीजंस दोगे, उनको डायरेक्शन करोगे, उनकी हेल्प करोगे। to perform function like layout, repairing, maintenance of machine, to solve a genuine problems between workers, के बीच में जो genuine problem हो रही है वो आप ध्यान रखोगे। to manage, to make arrangement for necessary equipment, raw material, यानी एम्प्लॉइज को जिन जिन चीज़ों की जरूरत है, मजदूरों को जैसे जिन जिन चीज़ों की जरूरत है तो उनके ऊपर जो होगा वो उसको बोलेगा, फिर वो उनके ऊपर जो होगा उनको बोलेगा। इस तरीके से ये सब काम करता रहता है। टू फॉरवर्ड रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस एक्टिविटी टेकिंग प्लेस ऑफ अ बॉटम लेवल, सजेशंस, कंप्लेन ऑफ एम्प्लॉय टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये अपने सजेशन, कंप्लेन मिडिल लेवल को पहुंचाते हैं और फिर मिडिल लेवल हायर टॉप लेवल मैनेजमेंट को पहुंचाते हैं। तो आपके बॉटम लेवल में ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। ऐसा नहीं है कि बॉटम लेवल में एम्प्लॉयज नहीं आते, तो बॉटम लेवल में यहाँ पे इन लोगों ने सुपरवाइजर्स को कवर किया, यानी जो एक्चुअली काम कर रहा है वो नहीं, उससे फर्स्ट ऊपर वाला, फिर मिडिल लेवल में उसके ऊपर और टॉप लेवल में जो आपके ट्रस्टी ओनर ऑफ द बिजनेस होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का सेशन, आज हम यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।